हेलो एवरीवन, नमस्कार महादेव। मैं कौशल द्विवेदी, फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार। और जैसा कि 2 हफ्ते पहले मैंने एक सिंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए सिंपल पेपर को सॉल्व कर रहा था मैं बच्चों के कहने पर, और बाद में समय न मिल पाने के बाद कारण मैं उस वीडियो को अब उसका बस सेक्शन 1 जो था, ए जो था सेक्शन, उसी को सॉल्व आउट किया हुआ था। और फिर बार बार उसी के लिए मैसेज भी लोग कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे। तो आज उसके सेक्शन बी को सॉल्व करने की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस पैटर्न को देखने का हम प्रयास करते हैं कि हमारी जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में हम अपने उत्तर को किस प्रकार से लिखें कि वो कम शब्दों में हम अपनी बात को पूरी तरह से कह लें। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में आपको जो टाइमिंग मिलेगी सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। टोटल 3 सेक्शन होंगे इसमें। एक में एमसीक्यू पूछा जाएगा, दूसरे में लघुत्तरी प्रश्न होंगे 2 नंबर वाले, उसके बाद फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। तो सेक्शन बी को हम लोग देखते हैं जो कि 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेंगे, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात को किस प्रकार से कहेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किन्हीं 2 को हमको एक्सप्लेन करना है। वो चीज़ें हैं कौन कौन सी, ठीक है ना। सेक्शन बी को हम देख लेते हैं। वो दिया हुआ है मूर्छना, उसके बाद उसने दिया हुआ है गमक, उसके बाद उसने दिया हुआ है मीड़। इन 3 में से किसी 2 को हमको एक्सप्लेन करना है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। हम सबसे पहले मूर्छना को सॉल्व आउट करते हैं। मूर्छना क्या है? इसमें ग्राम के स्वरों के आरोहण व अवरोहण से हमें मूर्छना की प्राप्ति होती है। ये बात किसके अकॉर्डिंग था? भरत ने भी यही बात मानी, सारंग देव ने भी यही बात मानी, और वर्तमान काल में जो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे ओमकार नाथ ठाकुर जी, उन्होंने कहा हुआ था। एक चीज़ और नोट आप इसमें लिख लीजिए कि ओमकार नाथ ठाकुर के अनुसार कोई भी चमकती अथवा उभरती हुई चीज मूर्छना है। ओमकार नाथ ठाकुर ने इस बात को बताया हुआ था। मैक्सिमम 2 चूँकि ग्रामों की संख्या 3 है, इसलिए मूर्छनाएं भी 3 बनेंगी। एक षडज ग्राम से, एक मध्यम ग्राम से और एक गांधार ग्राम से। तो इंटर लेवल के लिए षडज ग्राम और मध्यम ग्राम ही बहुत है। कॉम्पिटिटिव जब तैयारी होती है तो उसमें आपको गांधार ग्राम की मूर्छनाओं के विषय में बताया जाता है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं षडज ग्राम की मूर्छना क्या है और मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। ठीक है, षडज ग्राम की मूर्छना। अब चूंकि स्वरों की संख्या 7 होती है तो किसी भी ग्राम से 7 मूर्छनाओं का निर्माण होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा। आगे चल के मैं इसको नोट में ऐड भी कर दूंगा। तो जो षडज ग्राम की मूर्छनाएं हैं, उन मूर्छनाओं का नाम क्या है? उत्तरायता, रजनी, उत्तर मंद्रा, शुद्ध षडजा, चौथा शुद्ध षडजा, 5वां
मत्सरीकृता, मत्सरीकृता। छठा अभिरुद्ध गता। छठा, नाम को बहुत स्पष्टता के साथ हमको देखना होगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। दिख रहा है? हाँ जी हाँ। मत्सरीकृता के बाद अश्वक्रांता, अश्वक्रांता। और सातवां अभिरुद्ध गता। ये 7 मूर्छनाएं आपके षड्ज की हैं और इन 7 मूर्छनाओं का संबंध भी स्वरों के साथ है। स्वर क्या है? उतरते हुए स्वर रहेंगे, जैसे उत्तरायता तार सप्तक के साथ से, ये नी से, ये ध से, प से, म से, ग से और रे से। इन मूर्छनाओं का स्वरों के साथ संबंध भी पूछ देता है एमसीक्यू में, इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ें और याद करें और इतना आप उसको लिखें। अगर इस नोट्स को आपको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके पूरे नोट्स को आप लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मध्यम ग्राम की मूर्छना की तरफ। थोड़ा इरेज कर दें इसको पहले, जस्ट ए मिनट। आइए मध्यम ग्राम की मूर्छनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। मध्यम ग्राम की मूर्छना। मध्यम ग्राम की मूर्छना में क्या क्या आएगा? मध्यम ग्राम की मूर्छना में आपका सौवीरी, दूसरे नंबर पे हरिड़ा स्वा, हरिड़ा स्वा, तीसरे नंबर पे कलोपनता, कलोपनता, चौथे नंबर पे शुद्ध मध्यमा, पांचवें नंबर पे मार्गी, छठे नंबर पे पौरवी और सातवें नंबर पे हरिष्का, हरिष्का। इसका जो संबंध होता है भैया वो होता है तार सप्तक के म से। कुछ विद्वान मध्य सप्तक से इसको लेके चलते हैं तो मंद सप्तक की ओर बढ़ते हैं, कुछ तार सप्तक से लेते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग अलग मत मिलते हैं। ग एक एक स्वर नीचे आता रहेगा, ये सा, नी, ध और प, ये कॉम्बिनेशन इसका बनता है। जब आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं निषाद ग्राम की मूर्छनाओं के बारे में बताएगा, जिसमें आपका नंदा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा, रोहिणी इत्यादि मूर्छनाएं हैं जो कि आती हैं। ठीक है, इतनी बात आप बताएंगे। उसके बाद आप ये चीज़ लिख दीजिए कि कुल 21 मूर्छनाओं के विषय में संगीत के विद्वानों ने बताया। बस इतना लिख देंगे, इतना आपके लिए इनफ रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, पूरा रहेगा। और अगर इन चीज़ों को जो हमने मध्यम ग्राम की मूर्छना और षड्ज ग्राम की मूर्छनाओं को आपको बताया है उसको अगर आप डिटेलिंग साथ याद करते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी भी आपकी प्रॉपर वे में हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला चीज़ हमसे पूछा गया था गमक, कि गमक क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लिख दीजिए, यह गम धातु से बना हुआ है गम धातु। ठीक है, गम का अर्थ होता है चलना,
गम का अर्थ चलना प्लस क का अर्थ कंपन, अर्थात स्वरों का कंपन के साथ चलना गमक है। ठीक है, अब गमक को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने उसकी संख्याओं को अलग अलग बताया। जैसे हमारे उत्तर भारत में जो प्रयोग में आता है वह सारंगदेव द्वारा रचित गमक है। तो सारंगदेव ने 15 प्रकार के गमकों के विषय में बताया। ठीक है ना, लिख दीजिए अलग अलग विद्वानों ने इसकी संख्या अलग अलग बताई। ठीक है, सारंगदेव लिख दीजिए, सारंगदेव 15 बताए। अहोबल लिख दीजिए, अहोबल 20 बताए। सैनी घराना, जिसको सेनिया घराना भी बोलते हैं, घराना, इन्होंने 22 बताया। पार्श्वदेव ने 7 बताया। ठीक है ना, इतना लेकर के आदि लिख देंगे तब भी हो जाएगा, सबका लिखना आवश्यक नहीं है, आदि। ठीक है, इस प्रकार से आप गमक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गमक नहीं लिखना है, 15 प्रकार गमकों में लीन है, आंदोलित है, कंपित है, स्फुरित है, कुरला है, तमाम है। 2-4 और लिख करके आप एक्सेट्रा कर सकते हैं और अच्छा रहेगा, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। अगर आपको 15 प्रकार गमक याद है तो 15 का नाम लिख दीजिए अगर समय आपके पास हो तो, वरना 2 नंबर के लिए इतना इनफ है। ठीक है, इतना पहले कर लें। अब आगे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मीड क्या है। तो मीड को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मीड देखते हैं। मीड के बारे में कह सकते हैं कि स्वर को बिना खंडित किए, बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने की क्रिया मीड कहलाता है। ठीक है, इसके लिए स्वर के ऊपर अर्धचंद्र लगाते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि इसको प्रदर्शित करने के लिए 2 स्वरों के ऊपर अर्धचंद्र को लगाते हैं, आप ये भी बात लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सा और म, ऐसे करके अर्धचंद्र इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे। यह क्या होगा, मीड को प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा कि यह मीड है। तो आप इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मीड क्या है। मीड के बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब इन द ब्रीफ लाइफ स्किल ऑफ पंडित कृष्णराव शंकर पंडित एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित का जीवन परिचय पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि संगीत में उनका क्या योगदान है। तो हमारे चैनल पे कृष्णराव शंकर पंडित का जीवनी पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर पूरी तरह से देख लें और संक्षेप में संक्षिप्त परिचय उनका लिख दें। संक्षिप्त परिचय में कि जैसे संक्षिप्त परिचय जब किसी का लिखा जाता है तो संक्षिप्त परिचय में लिख दीजिए जन्म, स्थान, यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय, ये लिख दें आप स्पष्टता के साथ। जन्म लिख दीजिए, जन्म स्थान लिख दीजिए, घराना लिख दीजिए, माता पिता लिख दीजिए अगर माता पिता का नाम है तो, मिलता है तो। ठीक है, गुरु का नाम लिख दीजिए, कार्य क्षेत्र लिख दीजिए कि कार्य क्षेत्र क्या रहा, एक विशेष की हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद रचना की एक हेडिंग डाल दीजिए, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की। ठीक है, ऐसे 3-4-5 हेडिंग डाल दीजिए, लास्ट में मृत्यु डाल दीजिए। ऐसे 4-5 हेडिंग बना दीजिए और हेडिंग के अकॉर्डिंग आप जो सही जानकारी है उस जानकारी को आप फिलअप कर दीजिए। उसके बाद नीचे आप 2-4 लाइन में अगर आपके पास समय हो तो आप उस चीज़ को लिख दीजिए, इन्हीं डिटेल्स के साथ उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इतना इनफ रहेगा 2 नंबर के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत पारिजात। संगीत पारिजात के बारे में आपसे पूछ रहा है। संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1650 में अहोबल जी जो थे उन्होंने संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 500 श्लोकों के माध्यम से कुल 8 अध्यायों में लिखा गया। ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद 1724 में पंडित दीनानाथ ने किया हुआ था तथा इसका हिंदी में अनुवाद कलिंद ने किया हुआ था। ठीक है। तो इतने डिटेल को लिख दीजिए। उसके बाद इन्होंने जिन 8 अध्यायों के विषय में बताया, उन 8 अध्यायों के नामों को आप पूरी तरह से लिख दीजिए। जिन अध्यायों के विषय में आपको विद्यालय में बताया गया होगा, जहाँ पढ़ रहे होंगे, जिसमें आपका स्वराध्याय हो गया। स्वराध्याय के बाद आपका इसमें क्या कहते हैं कि ग्राम अध्याय, मूर्छना अध्याय, स्वर विस्तार, वर्ण अध्याय, जाति अध्याय, समय अध्याय, राग अध्याय, इस प्रकार से इसके 8 अध्याय थे। कुछ यूनिक चीज़ें इनकी लिख दीजिए आप, जैसे स्टार बना करके आप यूनिक चीज़ें लिख दीजिए। उसमें यूनिक चीज़ में ये रहेगा, जैसे मान लीजिए कि संगीत पारिजात आपने हेडिंग डाल दिया, संगीत पारिजात। अब उसमें आप स्टार बनाइए। यह ग्रंथ 1650 ईस्वी में अहोबल जी द्वारा लिखा गया। दूसरा स्टार बनाइए, लिख दीजिए कि इस ग्रंथ को संस्कृत, जस्ट मिनट, थोड़ा सा मार्कर मेरा लो चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा देख लूँ। इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला बिंदु, भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं। अगला लिख लीजिए, इसका फारसी भाषा में अनुवाद पंडित दीनानाथ ने किया। अगला लिख लीजिए, सर्वप्रथम अहोबल ने वीणा के तार पर लंबाई को आधार बनाते हुए, सर्वप्रथम अहोबल ने वीणा के तार पर लंबाई को आधार बनाते हुए स्वरों की स्थापना इसी ग्रंथ में किए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो इस तरह के पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं, यह ग्रंथ मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। इसमें आप एक बिंदु लिख सकते हैं, स्पेस तो बचा नहीं, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ आप लिख लीजिए, आप उसको नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, बना करके। इसमें अहोबल ने कुल 122 रागों की चर्चा किए। इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर के लिए इनफ है, इतना कम नहीं है। ठीक है, इतनी बातों को आप लिख दें। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गिव द ब्रीफ अकाउंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द टाइम थ्योरी, रागों का समय सिद्धांत। ठीक है ना, ये लगभग पूछता है हर बार, तो इसको जो है बहुत ही इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम में सिर्फ आपको उत्तर नहीं देना होता है, मैक्सिमम मार्क लेने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा कॉपी चेक कर रहा है हमको उसको प्रभावित भी करना है, उसको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट हम कैसे करेंगे? अपनी सुंदर हैंड राइटिंग की वजह से, अपनी साफ सुथरी कॉपी और अपनी लेखन शैली की वजह से। अगली चीज़, हमारा कंटेंट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, कम रहेगा चलेगा लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए। उसको लगे कि सामने वाले ने कम शब्दों में ही अपनी पूरी बातों को स्पष्टता के साथ हमारे सामने रख दिया है। अगर आपके लेखन की क्षमता ये है तो आपको मैक्सिमम मार्क पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब सपोजली दैट हम लोगों को रागों का समय सिद्धांत लिखना है, तो किसी भी चीज़ को लिखने से पहले उसकी छोटी सी भूमिका बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसकी छोटी सी भूमिका हम पहले बनाएंगे। आइए थोड़ा भूमिका देखते हैं, भूमिका कैसे बनता है। ठीक है, रागों का समय सिद्धांत हमने हेडिंग डाल दिया, रागों का समय सिद्धांत। हैंडराइटिंग मेरी तरफ बिल्कुल मत बनाइएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। आप लोग इत्मीनान से लिखिएगा, ठीक है, और खूबसूरत लिखिएगा। रागों में लगने वाले स्वरों का संबंध मनुष्य के अंतःवृत्त से होता है। यहाँ पे आप अंतःकरण शब्द भी लिख सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर शब्द है। अंतःकरण से होता है। ठीक है, अतएव स्वरों का सही प्रयोग व सही समय पे प्रयोग आवश्यक है। विद्वानों ने ऐसी ही सूक्ष्म बातों पर अपना ध्यान रखते हुए, विद्वानों ने ऐसी सूक्ष्म बातों पर ध्यान रखते हुए समय सिद्धांत की रचना की। ठीक है, हेडिंग एक और बना दीजिए, समय सिद्धांत के चरण। ठीक है, अब यहाँ बना दीजिए पूर्वांग, लिख दीजिए वादी सा रे ग म। गायन समय दिन के 12 से रात्रि के 12। ये पहला था। दूसरा बना लीजिए उत्तरांग वादी प ध नी। गायन रात्रि 12 से दिन के 12 बजे। ठीक है, उसके बाद अगला रे ध कोमल। गायन समय संधि प्रकाश 4 से 7। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। उसके बाद चौथा रेध शुद्ध
गायन समय 7 से 10, गनी कोमल गायन समय 10 से 4, उसके बाद छठा अर्ध दर्शक स्वर म, दिन में प्रभावी तीव्र म, रात्रि में प्रभावी। ठीक है, अगला लिख लीजिए 7वां एक और, मौसमी, मौसम के आधार पर, मौसम के अनुसार। बस ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, इस तरह से हमारी 7-8 लाइन 9 लाइन बन जाएगी, इतना हमारे लिए इनफ है। ठीक है, इतना पहले कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट साइलेंट फीचर ऑफ द राग भैरव आर राग मालकौंस। तो राग मालकौंस और राग भैरव का परिचय लिख दीजिए इसमें। ठीक है, कि भैरव क्या है और मालकौंस क्या है। अगला चीज़ है कि डिस्क्राइब इन द ब्रीफ लाइफ स्क्राइब द बड़े गुलाम अली खान साहब। बड़े गुलाम अली खान साहब के जीवन परिचय के बारे में पूछ रहा है। वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आपको अगर आपके पास नोट्स ना हो तो आप वीडियो को जाकर के एक बार पूरी तरह से देख लें, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जैसे हमने बताया कि पहले संक्षिप्त परिचय लिखें, उस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि श्री रविशंकर पंडित का हमने आपको बताया। अगला चीज़ है डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अलंकार, खटका, मुर्की और ग्राम। ये कह रहा है कि अलंकार, खटका, मुर्की और ग्राम क्या है। चलिए आइए देखते हैं जी हमसे क्या पूछ रहा है वो, उस चीज़ को आइए देखते हैं। कह रहा है अलंकार, खटका, मुर्की और ग्राम। ठीक है, अलंकार के विषय में हमने शायद पिछली वीडियो में बताया हुआ है, फिर से बता दे रहे हैं कि दामोदर पंडित ने एक ग्रंथ लिखा था संगीत दर्पण, उसमें उन्होंने बताया था विशिष्ट वर्ण संदर्भालंकार प्रचक्षते, अर्थात स्वरों का विशेष समूह जो होता है वह क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। ठीक है, और अलंकारों को 4 स्वरूप माने गए, सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार, मेरुखंड अलंकार। तो ये 4 अलंकारों के प्रकार होते हैं, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और दामोदर पंडित का क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल, उसमें दामोदर पंडित का नाम देकर के आप इस श्लोक को लिख सकते हैं कि विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचक्षते। उसके नीचे आप लिख सकते हैं उसको कि दामोदर पंडित के अनुसार विशेष स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। दूसरी चीज़ हमारा क्या है? खटका। खटका होता है कि एक स्वर से दूसरे 4 स्वरों की गोलाई बना करके जब स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो वह खटका के अंतर्गत आता है। और खटका को प्रदर्शित करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमको खटका लेना है, हमको प पे, तो प को कोष्ठक में बंद करेंगे। खटका कैसे प्रदर्शित करते हैं? कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ को मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ, आप जाकर वहाँ आप देख सकते हैं। अगर न समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस चीज़ को फिर से बता दूंगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमारे है ये शायद में भी। मुर्की क्या होता है? 3 स्वरों का जब द्रुत लयकारी में प्रयोग किया जाता है तो वह मुर्की कहलाता है। मुर्की को भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर के उस चीज़ को देख सकते हैं। ग्राम क्या है? ग्राम का मतलब ये होता है कि निश्चित श्रुति अंतराल पर उपस्थित 7 शुद्ध स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। अहोबल जी ने इस बात कहा हुआ था, मैं भी हमने बताया, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, अहोबल जी के अनुसार निश्चित श्रुति अंतराल पर उपस्थित 7 शुद्ध स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। यह 3
प्रकार का होता है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। गांधार ग्राम इतना इनफ है, इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप ग्राम को इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 का जवाब देना था। ठीक है, और गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में बताइए। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ 13वीं शताब्दी में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसकी रचना सारंगदेव ने की थी। और यह ग्रंथ सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कुल 7 अध्याय थे। इसके जो 7 अध्याय थे, स्वराध्याय था, राग विवेकाध्याय था, प्रकृताध्याय था, प्रबंधाध्याय था, वाद्याध्याय था, तालाध्याय था, नृत्याध्याय था। इस प्रकार से इस ग्रंथ के बारे में उन्होंने बताया। ग्रंथ की डिटेलिंग थोड़ी सी लिख दीजिए, और लिखने के बाद क्या कहते हैं कि इन 7 अध्यायों का नाम आप लिख दीजिए। इतना 2 नंबर के लिए इनफ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रागा फ्रॉम द फॉलोइंग द पैरा ऑफ द स्वर ऑफ द एलोब्रेशन द 50 वर्ड। एक स्वर समूह दिया हुआ है, जिस स्वर समूह को हमको पहचानना है और उसको 50 शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर देना है। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, और 13वां क्वेश्चन में फिर इसके आगे अगले वीडियो में बना करके आप लोगों को दूंगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, शेयर करिए, ताकि और भी जो बच्चे हैं जिनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकता है वो इस चीज़ को देखें। थैंक यू।